यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नताशा को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला और अचानक ही नताशा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसके साथ ही नताशा के बदन से अगले ही पल उसकी ड्रेस गायब थी। यह महसूस होते ही नताशा जोर-जोर से रोने लगी। वह अपने हाथों से अपनी बॉडी पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हुए उस इंसान पर चिल्लाते हुए बोली, प्लीज प्लीज, कौन हो तुम? ऐसा मत करो। कौन हो तुम? देखो, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कोई है? कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। कहते हुए नताशा जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन वह बेचारी इस बात से अनजान थी कि वह इस वक्त एक चेंजिंग रूम में थी, जो एक साउंड प्रूफ चेंजिंग रूम था। इसलिए उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी और अचानक नताशा को इस तरह चिल्लाने से वह इंसान जो कोई भी था, अचानक ही नताशा के ऊपर आ गया और अपने एक हाथ से नताशा के मुंह को दबाते हुए उसे अपनी पूरी बॉडी से कंट्रोल करते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, शट अप वाइफी, ज्यादा पैनिक मत करो। तुम्हें वही इंसान छू रहा है जिसे छूने का हक है। इस आवाज को सुनते ही नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसे यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उस इंसान ने नताशा के मुंह पर हाथ रखा हुआ था। नताशा खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वह शख्स उसके गालों पर चूमते हुए बोला, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यह कमरा साउंड प्रूफ है। कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। कहते हुए उस इंसान ने अपने हाथ नताशा के मुंह से हटा दिए और वह अपने हाथों से नताशा को कुछ पहनाने लगा। नताशा को जब यह महसूस हुआ कि उसकी बॉडी पर एक कपड़ा आ रहा है, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम? रॉकी, क्या तुम हो? छोड़ो मुझे। यस, बहुत अच्छे से पहचानती हो मेरी आवाज को। काश मेरे दिल को भी पहचान पाती। तुम यहाँ अपने नए होने वाले हस्बैंड के साथ एंगेजमेंट पार्टी के लिए ड्रेस लेने आई हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दूं। तुम्हारा टाइम भी बचेगा ताकि तुम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट कर सको। वैसे कितनी अजीब बात है ना, एक हस्बैंड अपनी ही वाइफ के लिए उसका न्यू एंगेजमेंट ड्रेस सेलेक्ट करने आया है। कहते हुए नौकी नताशा को उसकी ड्रेस पहना रहा था और नताशा हैरानी से अंधेरे में ही रॉकी की बातों को सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रॉकी को क्या कहे। तभी रॉकी उसे यूं ही ड्रेस पहनाते हुए बोला, मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की नताशा, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ और कोशिश नजर नहीं आती। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे घटिया कहा। मुझे उस बात का दर्द नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुम मेरी ही आंखों के सामने किसी और की बाहों में बाहें डालकर घूम रही हो और तुम मुझे घटिया सोच वाला कह रही हो। तो जरा यह भी बताओ वाइफी, मैंने तुम्हारी तरह कभी यह घटिया हरकत की है? मैंने तुमसे इस शादी को एक्सेप्ट करने से इनकार जरूर किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी चीट नहीं किया। मानता हूँ मुझे एलिना के साथ देखकर तुम्हें तकलीफ होती थी, लेकिन यह बात तुम भी जानती हो कि मेरे और एलिना के बीच कुछ भी नहीं था और इस बात की क्लियरिफिकेशन मैंने तुम्हें दे दी थी। लेकिन यहाँ तो तुम मुझसे 4 कदम आगे हो। तुम तो मेरे साथ बंधे हुए उस रिश्ते को झूठ कहकर आगे बढ़ रही हो, जिस रिश्ते को तुम्हारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, प्योर माना जाता है। तुमने कहा हम दोनों की शादी इलीगल है, इसलिए अब तुम्हारी नजरों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यह बताओ वाइफी, मैंने सुना है तुम्हारे हिंदुस्तान में हर किसी की शादी उसी तरह होती है। क्या सबकी शादी इलीगल है? भले ही जबरदस्ती ही सही, लेकिन हमने तुम्हारे रिचुअल के हिसाब से शादी की थी। वह आग जिसके सामने हमने 7 फेरे लिए थे, तुम्हारे गले में पहना हुआ वह मंगलसूत्र जिसे तुमने एक लॉकेट की तरह निकाल कर फेंक दिया, तुम्हारी मांग में लगा हुआ वह लाल सिंदूर
जिसे तुम लोग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी ज्यादा कीमती समझते हो, तुमने उसे एक पाउडर की तरह उठाकर साइड में फेंक दिया। तुम मुझसे नाराज हो, यह तो मुझे समझ में आया था। उस वक्त मुझे लगा कि मैं तुम्हें मना लूंगा, थोड़ी मुश्किल होगी, पर एक दिन मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। लेकिन तुमने आज जो किया वाइफी, उसके बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया, तुम सब झूठ बोलते हो। तुम लोगों की नजरों में शादी, प्यार, किसी भी रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर होती तो तुम मुझसे लाख नाराज सही, पर अपने उन रिश्तों को किसी और के नाम नहीं करती, क्योंकि नाराजगी अपनी जगह है और जिद अपनी जगह। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए अपनी फैमिली में सबसे झगड़ा तक कर लिया, अपने भाई के फैसले को चुनौती तक दे दी, उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं तब तक जब तक तुम खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अब तक कोशिश करता रहा, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कहीं ना कहीं प्यार है, जिसे मैं एक दिन हासिल कर लूंगा। तो मैं वह दूंगा जिसका तुम हक रखती हो, जिस पर मेरा हक है। बट नो, आई रियलाइज कि मैं कोशिश भी करूं तो किसके लिए, तुम्हें जबरदस्ती हासिल करूं भी तो किसके लिए। तुम तो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी हार तो उस वक्त हो गई थी जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम किसी और के साथ आगे बढ़कर खुश हो, वह मुझसे बेटर है। तो अब मुझे लगता है कि तुम बेस्ट ही डिजर्व करती हो, इसलिए अब मैं गिव अप कर रहा हूँ। तुम्हें शादी करनी है ना किसी और से, ठीक है वाइफी, तुम करो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें जिसके साथ आगे बढ़ना है बढ़ो, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका है कि यह सब करना बेकार है। जब तक तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, जब तुमने मेरी जगह ही किसी और को दे दी है, मैं किसी को तब तक मनाऊं जब तक वह नाराज है, लेकिन जब तक वह मुझसे नफरत ही करने लगे और मुझसे रिश्ता ही तोड़ना चाहता है, तो मैं कोशिश करूं भी तो किसके लिए। इसलिए जाओ वाइफी, तुम मेरी तरफ से आजाद हो। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, यह आखिरी तोहफा एक्सेप्ट करो और इस एंगेजमेंट ड्रेस को पहनकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे रास्ते को रोकने के लिए नहीं आऊंगा। क्योंकि एक बार आखिरी बार कहना चाहता हूँ, आज के बाद मैं जो करूँगा उसके लिए तुम मुझे बेवफा होने का ब्लेम नहीं दे सकती, क्योंकि इसकी शुरुआत तुमने ही की है। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए लॉयल था, तुम्हें अपनाया नहीं, लेकिन किसी और की तरफ गया भी नहीं। हमारी बातें, हमारी टेंशन हमारे बीच थी, लेकिन इसमें फैमिली को तुम लेकर आई हो, तो अब हमारे बीच जो कुछ भी खत्म हुआ है उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। बेस्ट ऑफ लक वाइफी, तुम्हारे आने वाली जिंदगी के लिए। कहते हुए रॉकी की आवाज में एक दर्द था और नताशा उसकी बातों को हैरानी से सुन रही थी। न जाने क्यों उसने अब तक रॉकी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की थी और अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था, क्योंकि रॉकी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था, बल्कि उसे महसूस हो रहा था कि रॉकी ने उसे कुछ ड्रेस पहनाई है। और अगले ही पल नताशा को अपने चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें सी महसूस हुई, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक ही वहां लाइट आ गई। लाइट आते ही नताशा ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, वहां सचमुच कोई नहीं था। नताशा इस वक्त अकेली थी और उसकी बॉडी पर एक नया ही खूबसूरत पीच कलर का एंगेजमेंट गाउन था। यह गाउन देखते ही नताशा की आंखों में काफी हैरानी थी, क्योंकि यह गाउन उसके पहले गाउन से भी ज्यादा खूबसूरत था। अब नताशा जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। तभी एक स्टाफ उस चेंजिंग रूम में आते हुए नताशा से माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कैसे अचानक चेंजिंग रूम की लाइट चली गई थी, जिसे फिक्स करने में टाइम लग गया। हम आपसे माफी मांगते हैं। यह स्टाफ नताशा से माफी मांग रही थी। तभी नताशा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने आप को आईने में जाकर देखती है।
तो उसे अपने चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें महसूस हुई। उसने अपने हाथों से उन बूंदों को हटाया तो शायद उसे महसूस हुआ कि यह रॉकी के आंसू थे। नताशा उन आंसुओं की बूंद को अपने हाथों पर लेकर इमोशनल होने लगी थी। अब उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे और वह फूट फूट कर रोते हुए अचानक ही जमीन पर गिर गई। रॉकी, 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 क्यों, आखिर क्यों तुम हमेशा मेरे सामने आ जाते हो? क्यों जब भी मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ, तुम कुछ नया कर जाते हो? क्यों तुम हर बार मेरे दिल और जज्बातों से खेलते हो? क्या यह तुम्हारी कोई नई ट्रिक है? अगर नहीं तो क्यों तुम इतनी बातों को कहने के बावजूद अपनी बातों में उन 2.5 अक्षरों को शामिल नहीं करते, जिन्हें सुनने के लिए मेरे कान अब तक तरस रहे हैं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह तो तुम्हें पता है, पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, यह तुम क्यों नहीं कहते? तुम्हें मैं चाहिए, यह तो तुम न जाने कितनी बार कह चुके हो, पर क्यों चाहिए? काश एक बार कह देते। दुनिया ने क्या कहा मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तुम एक बार कह देते। लंबी लंबी बातें करते हो लेकिन मुंह से 2.5 अक्षर के यह शब्द नहीं निकलते। तुम मुझे न जीने दे रहे हो न मरने दे रहे हो। तुम्हें याद करने की वजह भी नहीं देते और ना भूलने दे रहे हो। वाइफी वाइफी की रट लगा रहे हो। काश आई लव यू भी कह देते। मुझे बिस्तर पर लाने का ख्वाब देखते हो। काश बाहों में सिमटने की ख्वाहिश भी एक्सप्रेस कर देते। तुम बहुत बुरे हो रॉकी, तुम सचमुच बहुत बुरे हो। कहते हुए नताशा फूट फूट कर रो रही थी। वह इन बातों को हिंदी में कह रही थी, इसलिए सामने खड़ी स्टाफ को उसकी बात समझ नहीं आई। लेकिन नताशा को इस तरह रोते हुए देखकर वह बहुत घबरा गई। वह जल्दी से दौड़ते हुए बाहर समर के पास शोर मचाते हुए बोली, सर, मैडम रो रही है, मुझे लगता है वह बहुत ज्यादा डर गई है, प्लीज कुछ करो सर। और उस स्टाफ की बात सुनकर समर, जो कि बाहर खड़े नताशा का ही आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर ली थी, वह जल्दी से घबराते हुए चेंजिंग रूम के अंदर गया जहां नताशा फूट फूट कर फर्श पर पड़ी रो रही थी। नताशा को इस तरह रोते हुए देखकर समर जल्दी से उसे पकड़ते हुए उसकी पीठ को और बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे कंफर्ट कर रहा था। नताशा, नताशा, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या तुम बहुत घबरा गई हो? देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। कहते हुए समर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नताशा अब कुछ नहीं बोल रही थी, वह बस रोती जा रही थी। समर को ऐसा लग रहा था कि शायद नताशा अंधेरे के कारण घबरा गई थी, पर वह क्या ही जाने कि वह तो अपने दिल के अकेलेपन से डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ याना अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान थी और उसने अचानक ही घबराते हुए चीख मारी, तुम्हारी हिम्मत! और इससे पहले कि याना आगे कुछ कह पाती, राका ने अगले ही पल उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे शांत करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, खबरदार जो तुमने कुछ भी कहने की कोशिश की, शांत रहो। और इतना कहकर राका ने याना के पहने हुए ब्लाउज को उसकी बॉडी से रिमूव कर दिया। ऐसा होते ही याना की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसने इस ब्लाउज को पहनने में पहले अंदर कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि ब्लाउज पैडेड था। यह सब देखकर राका की आंखों में एक चमक आ गई थी, लेकिन तभी याना अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए अपने एक हाथ से राका को खुद से दूर धक्का देती है। राका खुद को संभाल नहीं पाता और 2 कदम पीछे हो जाता है। इस वक्त वह लोग जिस चेंजिंग रूम में थे, वह चेंजिंग रूम लगभग एक किचन के बराबर था, जो ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा। तभी याना गुस्से से राका पर चिल्लाते हुए बोली, राका, यह क्या हरकत है तुम्हारी? इतनी हिम्मत कि तुम! और इससे पहले कि याना आगे कुछ कह पाती, राका अगले ही पल उसके करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचा। याना खुद को संभाल नहीं पाई और राका के सीने से जा लगी। अब दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। याना ने सिर्फ लहंगा पहना था और उसकी पतली कमर राका के हाथ में थी।
राका अपनी नीली नजरों से उसे घूरते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में उसने उसके कानों के पास अपनी सांस छोड़ते हुए बोला, हिम्मत की तो तुम बात ही मत करो स्वीट हार्ट। मुझ में कितनी हिम्मत है यह तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ फिर से वही हसीन लम्हे बिता सकता हूँ और तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकती। मैं तो यहाँ फिलहाल तुम्हारी मदद के लिए आया था, पर लगता है कि अब मुझे बहुत कुछ करना होगा अपनी हिम्मत दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि तुम भूल चुकी हो मैंने पिछली बार तुमसे क्या कहा था। तुम अब मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती और अगर कोशिश करोगी तो उसका खामियाजा किसको भुगतना होगा यह भी तुम्हें याद होगा। पर लगता है पिछले कुछ दिनों में मैं तुम्हारे करीब नहीं आया तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। बट तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो मैं आज एक बार फिर तुम्हें सब याद दिला दूंगा। बाय द वे मैंने तुम्हारी इस खूबसूरत बॉडी को बहुत मिस किया। कहते हुए राका अपनी लस्ट भरी नजरों से याना की पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था और याना उसकी आंखों में अपने लिए लस्ट देखकर शर्म से लाल हो रही थी। उसने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली थी। हालांकि उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन राका की नजरों और हाथों के टच में कुछ अजीब था। तभी राका अपने होठ धीरे से उसके गले और कॉलर बोन पर रखते हुए अपनी सांस उसकी बॉडी पर छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अपने हाथ हटाओ, मुझे देखने दो। और याना उसकी बात सुनकर हैरानी से अपनी बॉडी को हाथों से और भी ज्यादा कवर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस बात का एहसास राका को भी हो गया। लेकिन राका आज एक नए ही फॉर्म में था। उसने दांत पीसते हुए अपना दूसरा हाथ भी याना के हाथ पर रखा और उस हाथ को हटाते हुए अपनी गरजती हुई आवाज में याना को वार्निंग देते हुए कहा, यह सब करने की कोशिश मत करो स्वीटहार्ट। मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं है। अभी तो मैं बस तुम्हें अपने होठों से फील करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने रोमांटिक मोमेंट को अभी और इसी वक्त शुरू कर दूँ, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वीटहार्ट। लेकिन उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है कि तुम कब तक फ्री होगी और बाहर बैठे लोगों को तुम क्या जवाब दोगी। तुम ही सोच लो, अब चॉइस तुम्हारी है। कहते हुए राका की आवाज में एक धमकी थी, जिसे सुनकर याना काफी घबरा गई और अब वह ना चाहते हुए भी धीरे से अपने हाथों को नीचे कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह राका की आंखों में जो देख रही थी उसे देखकर न जाने क्यों उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू भी थे। अब राका उसके फैसले को देखते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, गुड डिसीजन स्वीटहार्ट। वहीं दूसरी तरफ नताशा की कंडीशन को देखते हुए समर भी उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर घर के लिए निकल गया था। उसने इस बारे में राहुल को पहले ही मैसेज सेंड कर दिया था। राका क्योंकि इस वक्त याना के साथ चेंजिंग रूम में बिजी था, अचानक ही मोबाइल पर क्रिश के मैसेज के नोटिफिकेशन आते ही वह तुरंत ही मैसेज को चेक करता है, जिसमें क्रिश ने लिखा था, मैं घर जा रहा हूँ क्वीन के साथ। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सारी फैमिली को सेफली घर लेकर आओ। और यह मैसेज मिलते ही राका याना से दूर हुआ और उसे अपनी कोल्ड नीली नजरों से देखते हुए बोला, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पार्सल आएगा, तुम्हें एंगेजमेंट में वही कैरी करना है और ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर राका बिना कुछ कहे तेज कदमों के साथ चेंजिंग रूम से बाहर निकला। याना जो कि अब तक राका के एहसासों को अपनी बॉडी पर महसूस कर रही थी, वह अचानक ही राका के इस तरह जाने के बाद एक ठंडी सांस लेती है और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हालांकि राका ने उसके साथ किस से ज्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे यह सब काफी अजीब लग रहा था,
क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर राका की मौजूदगी के एहसास थे। इधर दूसरी तरफ रॉकी वापस फार्म हाउस पहुंच चुका था और अब वह फार्म हाउस में बने हुए एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। इस वक्त उसकी नीली आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। नशा उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसका चेहरा एक अलग ही दर्द बयां कर रहा था। और तभी उसके पास एलिना आती है। एलिना की आंखों में इस वक्त कुछ इमोशन थे। वह रॉकी को इस तरह देखकर अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, रॉकी, आखिर यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? आखिर क्यों कर रहे हो तुम यह सब? क्या इन हरकतों की वजह से तुम्हारी वाइफ नताशा है, या उसका किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है? क्या तुम्हें उसे किसी और के साथ देखकर तकलीफ हो रही है? अगर ऐसा है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम उससे प्यार करते हो, या फिर तुम सिर्फ उसे इसलिए हासिल करना चाहते हो क्योंकि वह तुम्हारी वाइफ है और तुम किंग के फैसले को चुनौती देना चाहते हो? उन्हें यह साबित करना चाहते हो कि तुम भी अपनी जिद से जीत हासिल कर सकते हो? देखो रॉकी, मैं नहीं जानती तुम्हारे दिल में नताशा के लिए क्या है, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें इस तरह टूटा हुआ दुखी नहीं देख सकती। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे दिल में सिर्फ नताशा है तो मेरी मानो उसे एक्सप्रेस करो, उसे अपना लव कन्फेस करो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। प्यार का यह दर्द सचमुच बहुत तकलीफ देता है। मैं खुद इसे महसूस कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस दर्द से गुजरो। कहते हुए एलिना की आंखों में आंसू आ गए थे और तभी रॉकी उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए बोला, शट अप एलिना, अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह एक धोखेबाज है। उसने मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है। तुम ही बताओ, क्या प्यार ऐसा होता है? वह मेरी एक गलती माफ नहीं करती, बल्कि मेरे सामने किसी और की बाहों में बाहें डालकर उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने देख रही है। और अगर वह यही चाहती है तो ठीक है, अब मैं भी उसे नहीं रोकूंगा। उसे जो करना है करे, भाड़ में जाए। उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि बेवफाई क्या चीज होती है। कहते हुए रॉकी एक बार फिर शराब पीने लगा और तभी उसकी नजर सामने हॉल में समर के साथ आई हुई नताशा पर गई। नताशा, जो कि इस वक्त ठंड से कांप रही थी, उसकी आंखों के नीचे आंसुओं की कुछ लकीर थी जो सूखी हुई थी और उसके चेहरा मायूस था। उसके दिल का दर्द और उसका चेहरा साफ बता रहा था। समर ने उसे अपने कंधे के सहारे दे रखा था और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में संभालते हुए लेकर आ रहा था, क्योंकि नताशा इस कदर टूटी हुई थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। समर ने उसके कंधे पर एक पतली सी शॉल डाल रखी थी और इस वक्त वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। समर ने अपना एक हाथ पीछे से क्रॉस करते हुए नताशा की कमर पर रखा हुआ था और तभी रॉकी की नजर जब उन दोनों पर गई, उसकी आंखें सर्द हो गईं। वह गुस्से से दांत पीसते हुए नताशा को दिखाने के लिए अचानक ही एलिना की कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचता है। एलिना, जिसे रॉकी की इस हरकत का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था, वह खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही रॉकी की बाहों में गिर गई। अब रॉकी ने उसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए, लगभग अपनी लैब के सहारे खड़ा करते हुए, अपने एक हाथ से एलिना के चेहरे पर बिखरे हुए बालों की लट को अपनी उंगली में लपेटते हुए कहा, एलिना, माय बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो और तुम तो जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए आज तक मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। बट आज तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि मेरी सो कॉल्ड मैरिज, जिसकी वजह से अब तक मैं तुमसे दूर था, तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वह बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी सो कॉल्ड वाइफ को, नताशा रॉकी डेविडसन, सॉरी नताशा सिंघानिया को। अब हम दोनों एक दूसरे के अनचाहे रिश्ते से आजाद हैं,
क्योंकि बहुत ही जल्द वह किसी और से शादी करने वाली है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना अब मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आज से मैं तुम्हें डेट करूंगा। इनफैक्ट क्यों ना हम लोग शादी ही कर लें। ओ माय गॉड, दिस इज अ ग्रेट आइडिया। आखिर तुम्हारी जितनी खूबसूरत और लॉयल लड़की मुझे और कहाँ मिलेगी, जो मुझे बचपन से सच्चा प्यार करती है और आज तक मेरे अलावा किसी और को देखा भी नहीं। सो एलिना, तुम बताओ, तुम क्या कहती हो इस बारे में? ओह, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं भला तुमसे इस बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, यह जानते हुए भी कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो। ना तो अब तक मेरी तरफ से थी। तो एलिना, कॉन्ग्रेचुलेशन माय बेबी। अब मुझे भी इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता, और इसलिए मैं कल ही अपनी मॉम से इस बारे में बात करूंगा, ताकि हम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इनफैक्ट जल्द से जल्द ही क्यों, क्योंकि मैंने सुना है कल इस घर में एक सगाई है। क्यों न लगे हाथ हम लोग भी इसी सगाई फंक्शन में सगाई कर लेते हैं। सो टेल मी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कहते हुए रॉकी एलिना के काफी करीब था। वह इस वक्त एलिना को अपने करीब किए हुए बैठा हुआ था। उसका एक हाथ एलिना की कमर और दूसरा उसके बालों की लटों में था। एलिना, जो कि इस वक्त रॉकी के काफी करीब खड़ी थी, रॉकी की इन बातों को सुनकर हैरान थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी क्या कह रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। वह जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसका ध्यान नताशा की तरफ गया। नताशा, जो कि हैरानी से अपनी नजर उठाकर सामने रॉकी और एलिना को देख रही थी, और तभी रॉकी ने एलिना की कमर पर अचानक ही अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसके स्किन को कस के दबा दिया। आह की आवाज के साथ एलिना रॉकी के थोड़ा और करीब आ गई। उसकी हाथों की पकड़ रॉकी के कॉलर पर कस गई, और इससे पहले कि एलिना कुछ कह पाती, नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। जो चीज समर ने भी नोटिस कर लिया। उसे रॉकी पर गुस्सा आ रहा था। वह जानता था कि रॉकी जानबूझकर यह बातें कह रहा था ताकि वह नताशा को तकलीफ दे सके, और कहीं ना कहीं वह इस चीज में कामयाब भी हो रहा था। अब समर ने धीरे से नताशा की तरफ देखते हुए कहा, नताशा प्लीज, तुम उसकी बात, और इससे पहले कि समर आगे कुछ कह पाता, नताशा अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए अपनी गीली आंखों से समर की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है समर, मैं ठीक हूँ। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिसे जो करना है करे। मैंने अपना फैसला ले लिया है और अब वह नहीं बदलेगा। तुम जाओ और आराम करो, कल हमारी सगाई है। मॉम और डैड अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच जाएंगे। उनके होने वाले दामाद होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरे साथ उनका वेलकम करो। इतना कहकर नताशा एक नजर सामने रॉकी और एलिना को देखकर एक ठंडी सांस लेते हुए तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। उसकी बातों को सुनकर समर उसे जाता हुआ देखता रह गया, लेकिन रॉकी दिल ही दिल में जल चुका था। उसके हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी। उसके चेहरे के रिएक्शन एलिना भी देख रही थी। अब समर भी वहां से जा चुका था। तभी एलिना रॉकी से जैसे ही कुछ कहने वाली थी, तभी रॉकी अगले ही पल एलिना को खुद से दूर करता है और अपनी जगह से उठकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। एलिना अपनी आंखों में आंसू लिए रॉकी को जाता हुआ देखती रह गई। वह अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने कमरे में आकर पेट के बल धड़ाम से बिस्तर पर गिर जाती है, और अब वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि आज रॉकी की इस हरकत ने उसे एक बार फिर बहुत दर्द दिया था। वह रोते हुए अपने आप से बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते रॉकी, तुम हमेशा मुझे तकलीफ देना ही चाहते हो। तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग्स नजर नहीं आती। आखिर क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा रॉकी, क्यों? नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे इस दर्द से बाहर निकलना होगा। मैं अपने दिल से तुम्हें
खेलने नहीं के लिए नहीं दे सकती। बहुत खेल लिया तुमने मेरे दिल और जज्बातों से, अब और नहीं। और वही रॉकी अपने कमरे में गुस्से से कमरे का सामान तोड़ फोड़ कर रहा था। उसे सचमुच नताशा की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए गुस्से से अपने आप से बोला, आखिर समझती क्या हो तुम अपने आप को वाइफी? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके मुझे तोड़ दोगी? नहीं वाइफी नहीं, यह इतना भी आसान नहीं है। तुम मुझे यह दर्द और यह तड़प देकर खुद खुश नहीं रह सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ वह दर्द तुम्हें भी महसूस करना होगा। कहते हुए रॉकी की आंखों में नताशा के लिए बहुत ही गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। और यूं ही देखते देखते पूरी रात बीत गई। लेकिन आज की रात कुछ लोगों की आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि उनके दिल का दर्द उनकी आंखों से लहू बनकर बह रहा था। रॉकी नताशा के साथ साथ याना के बारे में भी यही हाल था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो कुछ अपने प्यार की बाहों में सुकून से सो रहे थे। क्रिस जो कि घर लौटकर अपनी बाहों में आशी को बड़े ही प्यार से उठाते हुए कमरे में लेकर आया। आशी जो कि क्रिस के प्यार को महसूस करते हुए थक हार कर उसमें ही सो गई थी। उसकी थकान उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मासूम छोटा सा गोल सा चेहरा जो कि पहले से और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसके गुलाबी होठ जिन्हें क्रिश लगभग पूरी तरह सुझा चुका था, अब दिखने में और भी ज्यादा सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखते हुए क्रिश को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। अब क्रिश सोई हुई आशी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए धीरे से बिस्तर पर लेटकर उसके पहने हुए हैवी लहंगे को धीरे से उसकी बॉडी से रिमूव करता है। और अब वह कुछ टिश्यू से उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। ऐसा करते हुए क्रिश अपनी नीली नजरों से आशी की पूरी बॉडी को काफी इंटरेस्ट तरीके से स्कैन कर रहा था। आशी का खुला जिस्म जिसे देखकर उसे एक बार और पाने की चाहत क्रिश के अंदर उमड़ने लगी थी, लेकिन वह आशी की थकान को भी इग्नोर नहीं कर सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे खुद पर कंट्रोल करना पड़ा। वह आशी की पूरी बॉडी को क्लीन करने के बाद धीरे से झुककर उसके होठों पर लाइट किस करता है और उसके बालों में फिर से प्यार से हाथ चलाते हुए अपने आप से बोला, तुम बहुत प्यारी हो माय लव। इतना कहकर क्रिश ने धीरे से आशी को ब्लैंकेट से ढक दिया और वह अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा चुका था। थोड़ी ही देर में वह फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और अपने गीले बालों को टॉवल से ड्राई करते हुए वापस कमरे में आया। इस वक्त उसके कमर में सिर्फ टॉवल लिपटा हुआ था। अब वह यूं ही टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करता है। क्या खबर है? आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हो रहा है किंग। अच्छा ध्यान देना कुछ गड़बड़ ना हो। कहते हुए क्रिश की आवाज काफी ठंडी थी और क्या कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब वह धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ, तभी उसकी नजर सामने बिस्तर पर सो रही आशी पर पड़ी। आशी को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए और अब वह अपने बदन पर लिपटा हुआ टॉवल रिमूव करते हुए धीरे से आशी के पास बिस्तर पर आ गया। उसने आशी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और अब वह अपने बदन पर ब्लैंकेट रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह आज घर में सभी लोगों ने जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। घर में काफी भागदौड़ का माहौल था, क्योंकि रुद्र और निकिता अथर्व के साथ वापस अमेरिका क्रिश के फार्म हाउस आ रहे थे समर और नताशा की शादी के लिए। अभी घर के सभी लोग उन लोगों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। तभी बटलर ने आकर उन लोगों को इन्फॉर्म किया कि अथर्व और सिंघानिया परिवार की कार आ चुकी है। यह खबर मिलते ही आशी, गौरी और नताशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नताशा भी अपनी माँ और पापा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी।
और वह लोग तेज कदमों के साथ उन लोगों के स्वागत के लिए विला से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आ गए। समर भी इस वक्त नताशा के साथ ही था। समर के हाथों में फ्लावर बुके था। तभी आशी जो कि इस वक्त नताशा के पीछे खड़ी थी, एक्साइटेड होते हुए जैसे ही थोड़ा आगे आई, अचानक ही उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने खुद को संभालना चाहा, लेकिन गलती से धक्का लग जाने के कारण नताशा आगे की तरफ गिरने वाली थी और समर जो कि नताशा के बगल में ही खड़ा था, उसने अपनी तेजी दिखाते हुए अचानक ही नताशा को अपनी बाहों में संभाल लिया। और यह सब देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि यह सब इतना जल्दी हुआ था कि नताशा और समर को भी कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। और अब समर और नताशा काफी रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के काफी करीब एक दूसरे की बाहों में थे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हो पाएगी समर और नताशा की शादी, या रॉकी करेगा अपने प्यार का कन्फेशन। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।